आज हम लोग बीपीएससी जो 67वीं बीपीएससी होने वाली है उसमें जनरल स्टडीज़ सेक्शन में हम लोग हिस्ट्री विषय क्या पढ़ना है हम लोगों को इंडियन हिस्ट्री के तहत कल हम लोगों ने चर्चा किया था कि सामान्य अध्ययन क्या है और इसकी क्या महत्ता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में। क्यों सामान्य अध्ययन एक महत्वपूर्ण सेक्शन हो जाता है, क्योंकि मैंने बताया कि सामान्य अध्ययन के तहत आप लोग बहुत सारे विषयों का अध्ययन करते हैं और सामान्य अध्ययन मूलतः आपके सजगता का मूल्यांकन है। हाउ मच यू आर कॉन्शियस, दिस इज एग्जामिन बाय जनरल स्टडीज। और आप लोग ब्यूरोक्रेट बनने वाले हो, ऑफिसर बनने वाले हो, तो एक सामान्य जानकारी जो एक्सपेक्ट किया जाता है आयोग के द्वारा कि आपके पास होनी चाहिए, वो आप लोगों को प्राप्त करना है। आपको मैंने बताया था कि जनरल स्टडीज़ में हम लोग बहुत सारे विषयों को पढ़ते हैं, जिसमें इंडियन हिस्ट्री है, इंडियन इकोनॉमी है, इंडियन पॉलिटी है ना। ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी दोनों हम लोग पढ़ते हैं। करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे समसामयिकी से। इसके अलावा बिहार का, क्योंकि आप लोग बीपीएससी दे रहे हैं, स्टेट पीसीएस में यह ट्रेंड होता है कि उस स्टेट का जो इतिहास है, उस स्टेट का जो भूगोल है ना, उस स्टेट की जो राज व्यवस्था है या करंट अफेयर्स में जो समसामयिकी की महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, उसके विषय में भी आपको जानकारी होनी चाहिए और वहाँ से प्रश्न आते हैं। इसके अलावा विज्ञान से, साइंस से मैंने आपको बताया कि नॉन साइंस स्टूडेंट को जितनी जानकारी साइंस की होनी चाहिए वो आप लोग साइंस में पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, है ना। इसके अलावे आप लोग मैथ्स से भी 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में, और ये भी मैंने आपको बताया था कि 150 क्वेश्चंस होते हैं। ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन को हम लोग 2 कैटेगरी में बांटते हैं। एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन, अवधारणा क्लियर होनी चाहिए, जो भी आप पढ़ते हैं उसकी अवधारणा बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि अगर अवधारणा क्लियर होगा तो उससे रिलेटेड फैक्ट्स को आप लोग आसानी से गेन कर पाएंगे और उसको रख पाएंगे। मैंने बार बार कहा कि ज्ञान आत्मसात करने की चीज़ होती है, रटने की चीज़ नहीं है कि आप 50 पॉइंट रट लें तो उस सेक्शन से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ऐसी बात नहीं होती है। आपको कंसेप्ट भी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, है ना। तो सामान्य अध्ययन आपके व्यक्तित्व का भी विकास करता है, आपके विजन को क्रिएट करता है। एक सामान्य आदमी अगर आपके देश की राज व्यवस्था के बारे में या गांधी जी के बारे में पान दुकान पे भी चर्चा होती है कि नहीं होती है? कभी ट्रेन में सफ़र करते हैं तो वहाँ भी गांधी जी का चरित्र मूल्यांकन करते हैं ना लोग। वो जो करते हैं और आप जो करेंगे उसमें अंतर होगा ना। ये अंतर क्यों आता है? तो विजन से आता है, दृष्टिकोण से आता है। और ये दृष्टिकोण कैसे क्रिएट होगा? तो ज्ञान से क्रिएट होगा। आपके पास ज्ञान होना चाहिए, कंसेप्ट होना चाहिए, जो भी सेक्शन आप पढ़ते हैं उसकी अवधारणा मजबूत होनी चाहिए, है ना। और मैंने ये भी आप लोगों को बताया था कि सामान्य अध्ययन में इतिहास विषय आप लोग वर्ल्ड हिस्ट्री जनरल स्टडीज़ के लिए नहीं पढ़ते हैं। आप लोगों को जो प्रश्न पूछा जाएगा बीपीएससी में या आईएएस में भी, प्रीलिम्स में या किसी भी स्टेट पीसीएस में, वो भारतीय इतिहास से प्रश्न पूछे जाएंगे। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? और भारतीय इतिहास को भारतीय इतिहास को, इंडियन हिस्ट्री को हम लोग सिलेबस के अनुसार तीन भाग में बांटते हैं। एक प्राचीन भारत या एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत में जब से हमें इतिहास की जानकारी है तब से लेकर, जैसे हम लोग पूरा पाषाण काल या उससे पहले के फेज का पढ़ते हैं, जानकारी है हम लोगों के पास, तो 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 25 लाख बीसी से लेकर जो हर्षवर्धन तक का जो काल है, प्री मेडावल एज तक का काल, हर्षवर्धन की मृत्यु तक, वो हम लोग प्राचीन भारत के तहत पढ़ते हैं। क्लियर है एस्पेक्ट? प्रारंभ से जब से इतिहास की जानकारी है तब से लेकर हर्षवर्धन तक के काल का इतिहास प्राचीन भारत के अंतर्गत आता है। और दूसरा सेक्शन इसका मध्यकालीन भारत, मेडाइवल इंडिया।
ये नॉर्मली राजपूत काल से लेकर 8वीं सदी से लेकर औरंगजेब की मृत्यु तक अर्थात 1707 ईस्वी तक का जो इतिहास है वो हम लोग मध्यकालीन भारत के तहत पढ़ेंगे। क्लियर है? और तीसरा सेक्शन इसका है आधुनिक भारत या मॉडर्न इंडिया, जिसमें हम लोग 1707 से लेकर 1947 तक के इतिहास को पढ़ते हैं। और सामान्य जो ट्रेंड है, मैंने आपको बतलाया कि आधुनिक भारत से प्रश्न अधिक पूछे जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग प्राचीन भारत या मध्यकालीन भारत को अवॉइड करें। एक इतिहास का, भारतीय इतिहास के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, इसलिए जनरल स्टडीज के लिए यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ये वन ऑफ द कोर सब्जेक्ट्स है ये, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इसी सेक्शन से आते हैं। 35-30 तो नॉर्मली आता है, 50 क्वेश्चंस तक देखा गया है कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के परीक्षाओं में लगभग 50 क्वेश्चन जो है वो इतिहास विषय से, भारतीय इतिहास विषय से आता है। और मैंने आपको कहा कि क्वेश्चन भी दो तरह से होते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी है और फैक्चुअल क्वेश्चन भी है। तो कंसेप्ट भी आपका क्लियर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्यों इस तरह का एक्सपेक्टेशन क्यों है कि आपको भारतीय इतिहास पढ़ना है सामान्य अध्ययन में? क्योंकि आप इस देश के नागरिक हो, जिस देश में आप रहते हो उस देश की सभ्यता और संस्कृति को जानना जरूरी है ना। हाँ, हमारे समाज में जितनी भी विषमताएं हैं, हमारे संस्कृति का जो गुण है ना, जो हमारा सांस्कृतिक विरासत है, उन सब के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना। इसलिए भारतीय इतिहास विषय एक महत्वपूर्ण विषय हो जाता है सामान्य अध्ययन के लिए। तो आज हम लोग चर्चा ओवरऑल करेंगे कि हम लोग भारतीय इतिहास में हम लोग को शुरू से लेकर अंत तक हम लोग को क्या पढ़ना है। आज जब आप लेक्चर सुनेंगे तो आपको एक कंसेप्ट तो बिल्टअप होगा, एक सामान्य कंसेप्ट। अभी तक आप जो सोच रहे थे, क्या आप लोग खुद महसूस करेंगे कि इसमें क्या परिवर्तन आया? क्या हम लोग समझ पाए हैं कि भारतीय इतिहास में हमको क्या क्या पढ़ना है, किस तरह से परिवर्तन का दौर आया, किस तरह से सभ्यता का विकास हुआ, किस तरह से एक राष्ट्र की कल्पना आई, भारत राष्ट्र बना, है ना? क्यों हमारे देश की जो सांस्कृतिक विशेषता है, एकता में विविधता और विविधता में एकता, ये कैसे है? इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी हमारा संस्कृति तो एक है ना। तुम मिथिला की हो तो मैथिली बोलती हो, इसी देश में पंजाबी बोलने वाले भी हैं, मलयालम बोलने वाले भी हैं, तेलुगु बोलने वाले भी हैं, उनका रीति रिवाज, उनका रहन सहन भी अलग है, लेकिन सब भारतीय संस्कृति के ही न हिस्से हैं। इस महत्ता को आप लोगों को गहराई से समझना चाहिए ना, है ना। इसलिए सामान्य अध्ययन में एक कंसेप्ट होना चाहिए भारतीय इतिहास के प्रति। क्लियर है? तो चलिए हम लोग अब देखते हैं कि सिलेबस के तहत हम लोगों को कैसे कैसे आगे बढ़ना है और क्या क्या बातें हम लोग भारतीय इतिहास में पढ़ेंगे। पहली बात जो हम लोग इस बात को जानना चाहिए, और कोई भी तथ्य को अगर आप जानें, किसी भी कंसेप्ट को आप अगर क्लियर करें तो बहुत ही सहजता से क्लियर करें, बहुत ही सहज भाव में उन बातों को समझें, है ना। जटिलता नहीं होनी चाहिए। जैसे इतिहास क्या है? इतिहास ऐसी बीती घटनाओं का वर्णन है जिसका मानवीय महत्व है। हर एक बीती घटनाएं इतिहास नहीं होती है ना, होती हैं हर एक बीती घटनाएं इतिहास नहीं होती हैं। कल लंगर टोली में रमेश ने सुरेश को 50 रुपया दिया, ये इतिहास है? हाँ नहीं, 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था, ये इतिहास का हिस्सा है ना, क्योंकि एक महत्वपूर्ण घटना है। तो हर एक बीती घटनाएं इतिहास नहीं होती, जो मानवीय महत्व की घटनाएं हैं आप उन्हीं को इतिहास कहते हैं। क्लियर है? हाँ, तो आपके इतिहास का जो सिलेबस शुरू होता है प्राचीन भारत से, उसमें सबसे पहले आप लोग जानेंगे इतिहास के विषय में। इतिहास क्या है, इतिहास जानने के क्या क्या स्रोत हैं,
स्रोत दो ही तरह का होता है, पुरातात्विक प्रमाण और लिखित प्रमाण। हम लोग इस आधार पर इतिहास का एक बेसिक कंसेप्ट जो है वो हम लोग क्रिएट करेंगे कि इतिहास जो है वो जानने, चूंकि बीती घटनाओं का वर्णन है तो हमारे पास उसको जानने का प्रमाण होना चाहिए। तो प्रमाण दो ही तरह के होते हैं, पुरातात्विक और लिखित प्रमाण। और कैसे ये प्रमाण इतिहास को जानने में हमारी मदद करते हैं, कैसे कार्बन 14 डेटिंग, यूरेनियम 238 डेटिंग से हम लोग किसी भी पुरातत्व का टाइम पीरियड निर्धारित करते हैं, कैसे जान पाए कि हमारे पूर्वज जो थे वो बंदर थे और बंदर से इंसान बनने में करोड़ों वर्ष लग गए, है ना। हमारे पूर्वज बंदर थे ना, बंदर के तरह ही दिखते थे, और मनुष्य हमारे और तुम्हारे तरह ज्ञानी मानव बनने में करोड़ों वर्ष लगा। तो इस विकास की प्रक्रिया को हम कैसे समझ पाए? पुरातत्व से ही जान पाए, जीवाश्म विज्ञान से जान पाए, है ना। डायनासोर आज से हजारों लाखों वर्ष पहले होता था। हाँ, डायनासोर नाम कोई इसको देखा तो नहीं था, लेकिन हम लोग जानते हैं ना डायनासोर कैसा दिखता था। हाँ, उसके बारे में जानते हैं ना। तो बहुत बड़ा योगदान है इन पुरातात्विक प्रमाणों का, इतिहास के उन कालखंडों के बारे में हमें जानकारी देता है जिसके बारे में कोई भी लिखित प्रमाण हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो इन तथ्यों को जानना प्रारंभ में हम लोगों को जरूरी है, और यहां से भी प्रश्न आते हैं, है ना। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पाषाण युग के बारे में। जिसको स्टोन एज नॉर्मली हम लोग कहते हैं। जो पहली अवस्था है मानव के इतिहास की, उसको स्टोन एज कहा गया है। और इसके बारे में आप लोग जानेंगे कि सबसे पहले डॉक्टर प्रिमरोज ने बताया कि भारत में भी स्टोन एज था, पाषाण युग था। और ये पाषाण युग नाम इसलिए, इस इनिशियल स्टेज का जो प्रारंभिक अवस्था है हमारे इतिहास की, मानव जीवन के इतिहास की, उसको हम लोग पाषाण युग इसलिए कहे हैं कि ये एक आदिम अवस्था है। और मानव जीवन का जो शुरुआत हुआ वो बहुत ही कठिन परिस्थितियों में हुआ। पाषाण युग हम 25 लाख बीसी से लेकर 3000 बीसी तक का जो टाइम पीरियड है उसको हम लोग नॉर्मली पाषाण काल कहते हैं, क्योंकि इस समय मनुष्य अपने जीवन यापन के लिए पत्थर के उपकरणों का प्रयोग करता था। और इस युग के जो प्रमाण हमें प्राप्त हुए हैं वो मैक्सिमम स्टोन टूल्स हैं, पत्थर के उपकरण है जो आदि मानव यूज करते थे। और हम इस एज में भी देखते हैं कि कई परिवर्तन आए, क्योंकि मानव रूपी जो जानवर हैं अन्य जानवरों से अलग है, क्योंकि हमारे अंदर एक जिज्ञासु प्रवृत्ति है, जो नहीं है उसको जानने की इच्छा और उत्कंठा, जो परिवर्तन को जन्म देता है, जो विकास को जन्म देता है। तो मानव का जो इतिहास है वो लगातार परिवर्तन होता रहा। तो पाषाण युग में भी हम देखते हैं कि कई परिवर्तन आए, इसलिए पाषाण युग को हम 3 अवस्थाओं में बांटते हैं, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल में बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था हिमयुग, जीवन बहुत ही कठिन, मानव जीवन का उद्देश्य सिर्फ भोजन करना, ना वस्त्र था, ना आवास था, ना भाषा थी, सिर्फ जीवन का उद्देश्य भोजन करना था। और शिकार करता था वो लोग, फूड स्टोर करता था, कच्चा मांस खाता था। हालांकि अंतिम अवस्था में आग की खोज हुई थी, लेकिन आग का प्रयोग करना नहीं जानता था। मध्य पाषाण काल में भी यही बात थी, है ना। इस युग में भी जीवन का उद्देश्य जो था भोजन करना, शिकार करना, लेकिन मानव है वो कुछ ना कुछ तो नया करेगा। शिकार करने की टेक्निक में परिवर्तन आया मध्य पाषाण काल में। आप लोग जानेंगे नवपाषाण काल में मानव पहली बार उसके जीवन में स्थायित्व आया, क्योंकि वो कृषि करना सीखा, एक जगह रहना सीखा, ग्राम समाज का जन्म हुआ, ग्राम समुदाय का जन्म हुआ, मिट्टी का बर्तन बनाने लगा, पशुपालन करने लगा। ये सब परिवर्तन आना शुरू हुआ नवपाषाण काल में। हम लोग तब जानेंगे पहले पाषाण युग के बारे में। अब पाषाण युग की जो अंतिम अवस्था थी, मानव उस समय तांबा पहला धातु था जिससे मानव परिचित हुआ, और उस अवस्था को हम लोग कहते हैं ताम्र पाषाण काल। क्या कहते हैं? ताम्र पाषाण काल। चैल्को लिथिक
एज। ये 3000 बीसी से लेकर 500 बीसी तक भारत के अंदर कई ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियां थी और ये संस्कृतियां एग्रीकल्चर बेस्ड संस्कृतियां थी। ऐसे कई संस्कृतियों का प्रमाण, छोटी बड़ी संस्कृतियों का प्रमाण भारत के विभिन्न क्षेत्रों से हमें मिला है। और इसी फेज में भारत के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता, ऐसे विकसित सभ्यता का भी जन्म होता है। इसी दौरान भारत में आर्य लोगों का भी आगमन होता है। पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, उसके बाद महाजनपद काल भी इसी युग में शुरू होता है। मतलब इस समय ये सब तो था ही, साथ में कई ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियां भी भारत के अंदर थी, है ना। जैसे राजस्थान में आहार संस्कृति, हाँ, मालवा संस्कृति, मध्य प्रदेश में जोड़वे संस्कृति, महाराष्ट्र में, है ना, गैरिक मृदभांड संस्कृति, बहुत सारी स्वालदा संस्कृति, ऐसी कई संस्कृतियों का प्रमाण हमें भारत के अंदर मिलता है। क्योंकि अब धीरे धीरे सभ्यता का विकास हो रहा है, एक अर्थव्यवस्था निर्मित हो गया, एक समाज का निर्माण हुआ, सामाजिक स्वरूप धीरे धीरे डेवलप करने लगा, है ना, इकोनॉमिक सिस्टम धीरे धीरे क्रिएट होना शुरू हुआ, है ना। क्योंकि नवपाषाण काल में ही एग्रीकल्चर आ गया, है ना। अब लोग अपनी आवश्यकता के लिए सारा चीज हम पूरा कर सकते हैं खुद के माध्यम से, हम तो दूसरे पर डिपेंड होंगे। बाजार तंत्र डेवलप होने लगा, है ना। और उसी दौरान हम लोग देखते हैं भारत में इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता, इसका मैच्योर्ड फेज जो है वो 2600 बीसी से लेकर 1800 बीसी तक भारत की पहली नगरीय सभ्यता का प्रमाण हमें मिलता है ना। इंडस वैली सिविलाइजेशन के रूप में ये भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी, एक समृद्ध सभ्यता, है ना। इसका नगर निर्माण योजना, एक समृद्ध समाज, एक समृद्ध अर्थव्यवस्था, खासकर मध्य एशियाई देशों के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंध का हमें पता लगता है। एक डेवलप्ड सभ्यता का प्रमाण हमें मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में। तो ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है एंशिएंट इंडिया का जो हम लोगों को जानना है। इस सभ्यता का विकास हमारे ही देश में, हमारे ही देश के लोगों के द्वारा देशी संस्कृतियों के क्रमिक विकास के फलस्वरूप सिंधु घाटी सभ्यता जैसे एक विकसित सभ्यता का जन्म हुआ। क्लियर है? हाँ, तो हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानेंगे। और सिंधु घाटी सभ्यता का जब पतन हो रहा था उसी समय आर्यों का आगमन भारत में हुआ। आर्य शब्द जो है वो भाषाई समूह का व्यंजक है। किसका व्यंजक है? भाषाई समूह का व्यंजक है। भारोपीय भाषा बोलने वाले लोग, चरवाहे लोग, यायावरी लोग, जो चारागाह की तलाश में, पशुओं की तलाश में इधर उधर भटकते रहते थे, योद्धा थे, रथ पर आरूढ़ थे और कबीलों में विभक्त थे। कबीलाई स्वरूप था, राजा था लेकिन वो किसी क्षेत्र का राजा नहीं था, अपने कबीले का मुखिया होता था। हर एक कबीले का अपना एक नाम होता था, जैसे भरत कबीला, पुरु कबीला, द्रुह कबीला, तुर्वस कबीला, यदु कबीला, ये सब कबीले के नाम थे। ना ही कोई जाति थी, ना ही कोई वर्ण था, ना ही कोई वर्ग था। जो थे वो आर्य थे, जो थे वो योद्धा थे। अब भारत में भी प्रवेश किया इन लोगों ने चारागाह की तलाश में, पशुओं की तलाश में, मध्य एशिया होते हुए, बोलन और खैबर दर्रा होते हुए सिंधु नदी और उसके आसपास के क्षेत्रों में ये लोग बसना शुरू किया और भारत में आर्य सभ्यता को जन्म दिया। यहां से वो गए नहीं। आर्यों का भारत में भारतीयकरण हुआ और भारत का भी आर्यीकरण हुआ। इसीलिए तो भारत का एक और नाम आर्यावर्त है। आर्यों ने भारत में एक समृद्ध समाज को, एक समृद्ध सभ्यता को, एक प्रगतिशील सभ्यता को भारत के अंदर जन्म दिया। तो हम लोग जानेंगे इसके बाद आर्य सभ्यता के बारे में। और इनिशियल स्टेज में जो आर्य सभ्यता थी उसको हम लोग दो भागों में बांट कर देखते हैं। एक तो पूर्व वैदिक काल जो 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक, और दूसरा उत्तर वैदिक काल 1000
बीसी से लेकर 600 बीसी तक का जो काल है उसको हम लोग उत्तर वैदिक काल कहते हैं। इस सब आर्य सभ्यता को जानने के लिए हम लोगों को वैदिक साहित्य पर भी अपनी पकड़ मजबूत करनी होगी। वैदिक साहित्य जिसके 4 भाग हैं, पहला वेद, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई, उसके बाद आरण्यक की रचना हुई और अंत में उपनिषद की रचना हुई। तो वैदिक साहित्य के 4 भाग हैं, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। और यहाँ से हमें आर्यों के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं, है ना। तो हम लोग वैदिक साहित्य और इससे संबंधित भी और भी कई साहित्य हैं, जैसे वेदांग है, 6 वेदांग है, षड दर्शन है ना, उपवेद है, 4 उपवेद भी है। इन लोगों सबके बारे में भी हम लोग जानेंगे वैदिक साहित्य के अंतर्गत। तो हम लोगों ने अभी तक देखा कि आर्य सभ्यता तक हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। अब आप आर्य सभ्यता में पाएंगे कि पूर्व वैदिक काल में वही स्थिति थी। आर्य चूंकि इनिशियल स्टेज है ना, भारत आके एक नए सभ्यता को, एक ग्रामीण सभ्यता को जन्म देता है। जो उसके ठीक पहले की सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता, वो एक नगरीय सभ्यता है। लेकिन आर्यों ने जो भारत में सभ्यता को जन्म दिया वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। राजतंत्र था, राजा था, नहीं वो कबीले का मुखिया होता था। राज्य का कंसेप्ट नहीं था। छोटा मोटा प्रशासन तंत्र डेवलप हुआ, वर्ण व्यवस्था समाज में डेवलप हुआ, शुरू में रंग के आधार पर, क्योंकि यहाँ के जो लोग थे वो काले थे, आर्य लोग गोरे थे। तो पहली बार वर्ण व्यवस्था रंग के आधार पर आया। वर्ण शब्द रंग के अर्थ में आया और 2 भाग में समाज बटा, एक आर्य दूसरा अनार्य। जो गोरा है वो आर्य है, जो यहाँ के लोग हैं या जो दास हैं उनके पहले से, चूंकि वो लोग योद्धा थे, उन लोगों को अनार्य कहा गया, है ना। धीरे धीरे ऋग्वैदिक काल में ही कर्म के आधार पर पहली बार वर्ण व्यवस्था आया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिसकी पहली बार चर्चा ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में है, जहाँ चारों वर्णों की तुलना विराट पुरुष के शरीर से की गई। इसका आधार था वृत्ति। वर्ण सब वृत्ति से आया। वृत्ति का मतलब व्यवसाय, जो जैसा कर्म करता था उसकी वही वर्ण होता था। एक ही परिवार में कई वर्ण के लोग रहते थे, क्योंकि ऋग्वेद में एक जगह एक छात्र कहता है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता चिकित्सक हैं, मेरी माँ अनाज पीसती है। हम लोग यहाँ समझेंगे आज जो सबसे जटिल स्वरूप में हमारा भारतीय समाज आ गया है, यह जाति व्यवस्था जो हम लोगों को बांटता है कई हिस्सों में, है ना, एक पूर्वाग्रह समाज में पैदा करता है, एक दुराग्रह का भाव पैदा करता है। इसके मूल में जब हम लोग जाएंगे तो हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे तो जानेंगे भाई हमारे पूर्वज तो बंदर थे, जो बोलना भी नहीं जानते थे, है ना। क्या जाति थी उनकी, क्या वर्ण था। और हम लोग अगर आर्य के संतान हैं तो उनमें भी एक ही परिवार में कई वर्ण के लोग रहते हैं। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते जटिलता आ गई। उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज भी हो गई। अब लोहे से आर्य सभ्यता का विस्तार होना शुरू हुआ पश्चिम से पूर्व की ओर। हम लोग इस बात को जानेंगे। और पहली बार क्षेत्रीय राज्यों का जन्म, पहली बार जो राजा किसी क्षेत्र का राजा है, यह कंसेप्ट भी उत्तर वैदिक काल में आया। तो हम लोग जानेंगे ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बारे में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तब हम भारत के राजनीतिक स्वरूप को जान पाएंगे। हो रहा है, तब हम भारत के राजनीतिक स्वरूप के बारे में भी जान पाएंगे। थोड़ा सा अभी बंद कर देना तो इसको, या रहने दो, कोई चल, या बंद कर दो, हम तो पानी आने पी के आते हैं। अब हम लोग इसके बाद उत्तर वैदिक काल के बाद हम लोग जिस सेक्शन को देखेंगे वो है महाजनपद काल। जिसको हम लोग सूत्र काल भी कहते हैं। छह 600 ईसा पूर्व का युग महाजनपद काल इसलिए क्योंकि मैंने आपको बताया कि उत्तर वैदिक काल में राज्यों का अस्तित्व सबसे पहले कब आया? उत्तर वैदिक काल में आया। उसके बाद राजा युद्ध करने लगा अपने क्षेत्र के राज्य के विस्तार के लिए, है ना। अब महाजनपद काल आते आते 600 BC आते आते बड़े बड़े राज्यों का स्वरूप आया और भारत में 16 महाजनपदों की स्थापना हुई।
16 बड़े बड़े राज्यों की स्थापना हुई। यह जो काल है बहुत ही महत्वपूर्ण काल है। यह क्रांतियों का युग है। इस युग में ना ही सिर्फ राजनीतिक क्रांति हुई बल्कि आर्थिक क्रांति भी हुई, सामाजिक क्रांति भी हुई और बौद्धिक क्रांति भी हुई, है ना। इसी युग में दूसरे नगरीकरण की प्रक्रिया भी इसी युग में प्रारंभ हुई। कब? 600 BC में। पहली बार ऐतिहासिक युग भी यहीं से प्रारंभ होता है। ब्राह्मी लिपि इसी युग में आया, है ना। इसलिए ऐतिहासिक युग का भी जो प्रारंभ होता है भारत में, इसी युग में आता है। भारत में सिक्कों का जो प्रचलन है, उसके पहले बार्टर सिस्टम प्रचलन में था। सिक्कों का प्रचलन भी इसी युग में शुरू हुआ। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट युग है। इस युग में बौद्धिक क्रांति भी हुई। बौद्ध धर्म, जैन धर्म जैसे धर्मों का जो उदय है, ये इसी युग में हुआ। तो हम लोगों को इस युग के बारे में पढ़ना है, 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ना है, और खासकर 2 धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के विषय में भी हमें इसी सेक्शन में पढ़ना है। इस दोनों को के इतिहास को भी, बौद्ध धर्म के संपूर्ण इतिहास को और जैन धर्म के संपूर्ण इतिहास की जानकारी हम लोगों के पास होगी इस सेक्शन में। आ रही है बात समझ में? इसके बाद हम लोग मगध के बारे में जानेंगे। 16 महाजनपद में मगध जो राज्य था, ये सर्वशक्तिशाली राज्य था। मगध का उत्थान हुआ। मगध की जो भौगोलिक स्थिति थी, मगध की दोनों राजधानियां, प्राचीनतम राजधानी राजगृह, है ना, जिसको गिरिब्रज भी कहते हैं, है ना, तो वो चारों तरफ से 6 पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र, एक अभेद दुर्ग, और दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र जो एक जल दुर्ग था, 3 ओर से नदियों से घिरा हुआ। यहाँ की मिट्टी बहुत उर्वरक थी, यहाँ जंगल बहुत थे, यहाँ पे आर्थिक गतिविधियां तेज थी, तो पॉपुलेशन डेंसिटी भी अधिक था। एक विशाल सेना का निर्माण हो पाया। यहाँ हाथी बहुतायत मिलता था, इसलिए सेना में हाथी का प्रयोग होता था। उसके अलावे यहाँ पे लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता था, इसलिए दूसरे महाजनपदों की अपेक्षा मगध का सर्वाधिक उत्थान हुआ और एक एकीकृत राज्य की कल्पना भी जो है भारत में मगध से ही प्रारंभ हुई। एक राष्ट्र की जो कल्पना है वो कहाँ से साकार हुई? मगध से साकार हुई, है ना। तो हम लोग मगध के उत्थान को पढ़ेंगे और यहाँ के जो राजवंश है, प्रारंभिक राजवंश, अगर हम पुराणों की बात माने तो जो पहला राजवंश था वो बृहद्रथ राजवंश था पुराण के अनुसार, लेकिन बौद्ध ग्रंथों को अधिक प्रमाणिक माना गया है और उसके अनुसार हर्यक वंश, जिसमें बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन जैसे राजा हुए। उसके बाद शिशुनाग वंश, और उसके बाद नंद वंश के इतिहास को हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। क्लियर है? हाँ, एक विशाल राज्य की स्थापना हुई और नंद वंश के समय में ही 600 BC में भारत में पहला विदेशी आक्रमण भी हुआ, जिसकी चर्चा, जिसके बारे में जानकारी हम लोगों को होनी चाहिए। और यह विदेशी आक्रमण, जो पहला विदेशी आक्रमण भारत में हुआ, वो ईरानियों के द्वारा हुआ। साइरस, देन डेरियस, है ना। उसके बाद 326 BC के आसपास सिकंदर ने आक्रमण किया, जो मैसेडोनिया का शासक था, फिलिप द्वितीय का बेटा था। उसने, वो जो विश्व विजेता बनने के लिए निकला था, उसने भी भारत पर आक्रमण किया, लेकिन उसकी सेना व्यास नदी के आगे इसलिए नहीं बढ़ पाई क्योंकि व्यास नदी के आगे एक बहुत ही ताकतवर मगध के शासक धननंद का शासन था, है ना। और धननंद के शासन काल में ही उसने एक चाणक्य नाम के आचार्य को, महान विद्वान को, एक ब्राह्मण को अपमानित कर दिया था, जो तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य भी थे। भारत में तक्षशिला भारत की सबसे प्राचीनतम साहित्य के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में और विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहला जो केंद्र है भारत का, वो कौन है?
तक्षशिला, अभी पेशावर पाकिस्तान के आसपास था, ये अभी पाकिस्तान के क्षेत्र में हो जाता है तक्षशिला। तो वहीं के आचार्य थे और जब वो वापस लौट रहे थे तो कुछ बच्चों को नाटक करते हुए देखा। एक बच्चे से वो प्रभावित हो गए, उसको उन्होंने खरीद लिया और उसको शिक्षा दीक्षा दी। वही बच्चा, उस समय सिकंदर का आक्रमण हुआ था, वही बच्चा चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से आगे चलकर विख्यात हुआ। उसने मगध पर आक्रमण किया और मगध में मौर्य वंश की स्थापना की। तो इसके बाद जो हम लोग इतिहास को पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मौर्य काल, मौर्य राजवंश। जिसमें हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य जो संस्थापक थे मौर्य वंश के, धन बिंदुसार और अशोक, महान अशोक, ये तीन महत्वपूर्ण शासक मौर्य राजवंश के। अशोक की मृत्यु के 50 वर्ष के अंदर ही मौर्य वंश का पतन हो जाता है। मौर्य वंश के अंतिम शासक जो थे वो बृहस्पति थे, जिनकी हत्या उनके एक ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी। पुष्यमित्र शुंग नाम था उसका, है ना, उसने कर दी। जो ब्राह्मण सेनापति हुआ करता था बृहद्रथ का या बृहस्पति का, है ना, उसने उसकी हत्या कर दी और मगध में शुंग राजवंश की स्थापना हुई। तो हम लोग मौर्य राजवंश के अंतर्गत इन तीनों शासकों के बारे में पढ़ेंगे और इसके साथ साथ हम लोग मौर्य वंश के उस समय के समाज की स्थिति कैसी थी, प्रशासन तंत्र कैसा था, धर्म का स्वरूप कैसा था, राजनैतिक स्वरूप कैसा था, इन सब के विषय में हम लोग जानकारी लेंगे और ये भी जानेंगे कि मौर्य वंश का पतन क्यों हुआ, है ना। मौर्य वंश के इतिहास के बाद भारत में मौर्योत्तर काल आता है। और इस काल में एक तो विखंडन हुआ, फिर से भारत एकीकृत भारत का स्वरूप बिखरा। लेकिन इस कालखंड में आप देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य भी स्थापित हुआ। इस काल में कई विदेशी राजवंश भारत आया, जैसे यूची कबीला, वो जो भारत आया उसने भारत में कुषाण वंश की स्थापना की। शक भी आया, स्काइथियंस भी आया, इंडो ग्रीक शासक भी आया। भारत में स्वर्ण सिक्का जारी करने वाला पहला राजवंश इंडो ग्रीक राजवंश था। इन लोगों ने भारत में विशाल साम्राज्य की स्थापना की, जिसके बारे में हम लोगों को जानना है ना। कनिष्क का साम्राज्य तो ऑक्सस नदी से लेकर गंगा नदी तक फैला हुआ था, बैक्ट्रिया से बनारस तक फैला हुआ था। तो हम लोग देखेंगे कि मौर्योत्तर काल में क्या क्या परिवर्तन आया, राजनीतिक स्वरूप में, सामाजिक स्वरूप में, इन सब में कैसे कैसे परिवर्तन आता चला गया, वो हम लोग मौर्योत्तर काल में देखेंगे। खासकर भारत का भी जो दो राजवंश है, इस समय शुंग राजवंश था, कण्व राजवंश का टाइम पीरियड बहुत छोटा था, लेकिन सातवाहनों का एक विशाल साम्राज्य भारत में स्थापित हुआ, जिसको आंध्र भृत्य या आंध्र राजवंश भी कहते हैं। हम लोग जानेंगे सातवाहन राजवंश के बारे में। और सबसे बड़ी विशेषता थी कि भारत में सीसा और पोटिंग का सिक्का जारी करने वाला पहला राजवंश था सातवाहन राजवंश। और भूमि अनुदान की प्रथा का जो पहला प्रमाण मिलता है वो सातवाहन युग से मिलता है। यही भूमि अनुदान आगे चलकर भारत में सामंती व्यवस्था की स्थापना करता है, सामंतवाद की स्थापना करता है ना। तो हम लोग जानेंगे मौर्योत्तर काल में क्या क्या परिवर्तन आया, कैसे विदेशी राज्यों के साथ एक घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था मौर्य काल में भी, मौर्योत्तर काल में भी। भारत में कैसे सोने का प्रवाह दूसरे देशों के साथ होता था, है ना। इसलिए तो भारत को सोने की चिड़िया कहा गया, है ना। भारत के साथ कई देशों का व्यापारिक संबंध था। भारत एक समृद्ध देश हुआ करता था। एकीकृत राज्य की कल्पना भी धीरे धीरे साकार हो रही थी भारत में फिर से मौर्योत्तर काल में, ठीक है। और मौर्योत्तर काल के बाद फिर से एक अंधकार युग आता है भारत के अंदर। और उसके बाद जो हम लोग इतिहास को पढ़ेंगे वो हम लोग गुप्त काल के बारे में पढ़ेंगे। गुप्त काल के जो महत्वपूर्ण शासक थे, चंद्रगुप्त प्रथम,
इसके बाद कौन हुआ चंद्रगुप्त प्रथम के बाद? समुद्रगुप्त, है ना, समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य भी कहते हो, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, और गुप्त राजवंश को या गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग भी कहते हैं। इस युग में कला विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई, सामाजिक स्वरूप में भी कई परिवर्तन आया, राजनीतिक स्वरूप में, आर्थिक स्वरूप में परिवर्तन आया, कई विसंगतियों का भी जन्म हुआ, जाति व्यवस्था क्लिष्ट होती चली गई, कई नए नए जातियों का, जैसे कायस्थ जाति सबसे पहले गुप्त काल में आया, डोम जाति ये भी सबसे पहले गुप्त काल में आया। तो गुप्त काल में कई परिवर्तन के तत्व, साहित्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा सृजन हुआ। कालिदास, वात्स्यायन, कामंदक जैसे विद्वान इसी युग में थे, है ना। तो हम लोग देखेंगे कि गुप्त काल में ये जितने भी महान शासक हुए, खासकर समुद्रगुप्त, जिसको भारत का नेपोलियन भी कहते हैं, है ना, एक विशाल साम्राज्य का निर्माण गुप्त काल में हुआ। फिर गुप्तोत्तर काल में कई राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे, और इस समय धीरे धीरे जो सामंतवाद था वो प्रखर होता चला गया, एक गलत व्यवस्था आ गई। सामंत वो होते थे जिसको भूमि वेतन के बदले या इनाम के रूप में कोई भूमि दिया जाता था, विशाल भूखंड, और उस पर उसको राजनीतिक अधिकार, प्रशासनिक अधिकार, न्यायिक अधिकार भी दिए जाते थे। और जैसे ही केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई, ये सामंत भी अपने आप को राजा कहना शुरू कर दिया, है ना। ये सामंत लोग भी अपने आप को, फिर से भारत का विखंडन हो गया। भारत की जो एक राजनीतिक सूत्र में पिरोने का प्रयास पिछले कई राजवंशों ने किया, फिर से वो बिखराव की स्थिति में आया। और एक अंतिम प्रयास जो है वो हर्षवर्धन के द्वारा किया गया। हर्षवर्धन जो मूलतः हरियाणा के निकट थानेश्वर में पुष्यभूति वंश का था ये, लेकिन इनको कन्नौज की सत्ता, क्योंकि इस युग में आते आते पाटलिपुत्र सत्ता का केंद्र नहीं रहा, सत्ता का केंद्र हो गया कन्नौज, जिसको महोदय श्री भी कहते हैं। और कन्नौज पर इसका अधिकार, इसकी बहन की शादी हुई थी कन्नौज के शासक ग्रहवर्मन से, उसकी जब हत्या कर दी गई और उसकी बहन सती होने जा रही थी, तब ये आया और उसके बाद अपनी बहन को भी सती होने से बचाया और इसको कन्नौज का शासक। तो एक महान उत्तर भारत का अंतिम महान शासक इसको तुम कह सकते हो, किसको? हर्षवर्धन को, है ना। नहीं, साथ में दक्षिण भारत का इतिहास भी आपको जानना है। और दक्षिण भारत का जो इतिहास है, प्राचीन भारत में जो यहाँ का जो इतिहास हमें मिलना प्रारंभ होता है, वो 1000 ईसा पूर्व से मिलना प्रारंभ होता है, जिसको महापाषाण युग कहते हैं, मेगालिथिक एज, महापाषाण का। और धीरे धीरे दक्षिण भारत में सभ्यता का विकास होता है, और उसके बाद का जो फेज है उसको संगम काल कहते हैं, संगम काल। और ये जो संगम काल है, ये संगम का अर्थ होता है कॉन्फ्रेंस, संगोष्ठी, बैठक। 3 संगम सम्मेलन हुआ था पांड्य राज्य के संरक्षण में, और बृहद तमिल साहित्य की रचना हुई थी उसमें, जिसके बारे में आप लोग जानेंगे। और इसमें 3 राजवंश था, चोल, चेर और पांड्य, है ना। इन तीनों राजवंशों के बारे में हम जानेंगे संगम काल के तहत। उसके बाद फिर अंधकार का युग आता है, और 550 ईस्वी से जो पल्लव और चालुक्य राजवंश दक्षिण भारत में, उसके संघर्ष का ये काल है, जिसके बारे में आप लोग को जानकारी। दक्षिण भारत में भी एक समृद्ध इतिहास का निर्माण होता है, जिसके बारे में हम लोग सबों को जानना है। क्लियर है? ऑन किए थे ना इसको? चलो ठीक है। तो यहाँ आके हम लोगों का एंशिएंट इंडिया समाप्त हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि अब परिस्थिति क्या है। अब इस्लाम का उदय हो चुका है अरब के क्षेत्र में, है ना। तो मध्यकालीन के बारे में हम लोग कल चर्चा करें, हाँ। और भी स्टूडेंट्स लोग कल आएंगे, तो हम लोग कल चर्चा करेंगे मध्यकालीन इतिहास के बारे में, ठीक है। याद रहने की